निकाह ख्वां की गूंजती आवाज ने ज़ारा को, जो सुर्खबारी जोड़े में एक बेजान मुजस्समा बनी बैठी थी, एकदम हकीकत की दुनिया में वापस ला फेंका। वो एक लम्हे के लिए उसका दिल डूबा। कबूल है। क्या वो वाकई ये कहने वाली थी? उसने अपने वालिद के चेहरे पर वो इत्मीनान देखा जिसकी वो हमेशा से मुतलाशी रही थी। वो जानती थी कि ये मुस्कुराहट, ये खुशी कितनी कीमती थी। ये रिश्ता उसकी अपनी मर्जी से कहीं ज्यादा अपने वालिदैन की खुशी के लिए जुड़ रहा था। उसने नरमी से अपनी घनी पलकें झुकाई और इतने धीमे मगर अटल लहजे में कहा, कबूल है। ये आवाज हाल के शोर में तकरीबन दब सी गई, मगर जिन कानों तक उसे पहुंचना था वहां ये साफ पहुंच गई। मुबारकबाद का हल्का शोर उठा, मगर सबकी नजरें हॉल के दूसरे कोने पर मरकूज थी, जहां फारिस बैठा था। अब बारी फारिस की थी। फारिस जो अपनी संजीदा मुख्ती तबीयत के लिए मशहूर था, अपने वालिद का वसी कारोबार संभालता था, और उसके लिए ये रिश्ता भी जिंदगी के बाकी मामलात की तरह एक अहम जिम्मेदारी थी। एक ऐसा मुआहिदा जो उसके वालिद की अपने सबसे अजीज दोस्त की गई दहाइयों पुरानी दोस्ती को एक नए रिश्ते में बदलने के लिए किया गया था। उसे ज़ारा की तरफ एक लम्हे के लिए देखा, तलीम याफ्ता और नरम दिल लड़की को जिसे उसने इस तकरीब से पहले बमुश्किल चंद बार ही देखा था। उसकी आंखों में उस अजनबी लड़की के लिए एहतराम तो था, मगर कोई ऐसा जज्बा नहीं था जिस पर मोहब्बत का गुमान होता। उसे बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने भारी और पुरएतमाद आवाज में कहा, कबूल है। हॉल मुबारकबाद के शोर से गूंज उठा। शानदार तकरीब अपने अरूज पर थी, हर तरफ रोशनियों, फूलों और महके लिबासों की चकाचौंध थी। कहके थे खुशियां थी, सिवाय उन दो दिलों के जो अभी अभी एक हुए थे। फारिस और ज़ारा को स्टेज पर एक साथ बिठा दिया गया। वे एक दूसरे से चंद इंच के फासले पर थे, मगर उनके दरमियान मीलों की खामोश दीवार हायल थी। ज़ारा अपने भारी लहंगे के किनारे को अपनी कामती उंगलियों से मरोड़ रही थी। वो सोच रही थी कि क्या उसने अपनी जिंदगी से बड़ा फैसला दुरुस्त किया है। वो तालीम याफ्ता थी, उसके अपने ख्वाब थे, मगर वो नरम दिल भी थी। वो अपने मालदान का मान, उनकी उम्र भर की दोस्ती की लाज रखने के लिए अपने ख्वाबों को कुर्बान कर सकती थी, और आज उसने यही किया था। फारिस भी अपने ख्यालात में गुम था। वो शायद इस शानदार तकरीब में होते हुए भी यहाँ नहीं था। उसका दिमाग अपने वालिद के कारोबार, आने वाली मीटिंग्स और नई जिम्मेदारी के बारे में सोच रहा था। शादी उसकी तरजीहात में दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन वालिद का हुक्म वो टाल नहीं सकता था। उसे इस फैसले को एक कारोबारी फैसले की तरह कबूल किया था, जिसमें नफा नुकसान का हिसाब बाद में किया जाना था। लोग आ रहे थे, तोहफे दे रहे थे और तस्वीरें बनवा रहे थे। ज़ारा हर एक से मस्तूई मुस्कुराहट के साथ मिल रही थी। फारिस भी अपनी संजीदगी बरकरार रखते में सर हिलाकर मुबारकबादें वसूल कर रहा था। इसी दौरान उसकी आंख चार हुई। ज़ारा ने उसकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी देखी, एक ऐसी पुख्तगी जो शायद वक्त से पहले आ गई थी। फारिस ने उसकी आंखों में एक झिझक, एक मासूमियत तो थोड़ा सा खौफ देखा था। एहतराम, हाँ एहतराम तो था, भरपूर था। वो जानता था कि ज़ारा एक अच्छे खानदान की पढ़ी लिखी और सलीकाशार लड़की है, और ज़ारा जानती थी कि फारिस एक मुख्ती, काबिल एतमाद और जिम्मेदार शख्स है। मगर एक चीज़ जो इस शानदार महफिल में सबसे ज़्यादा नुमाया होनी चाहिए थी, वो मोहब्बत थी, और उसकी जगह भी खाली थी। इसी हॉल के कोने में जहाँ रोशनियों की एक चमक दमक स्टेज की निस्बत कुछ कम थी, दो आंखें हसद की आग में चल रही थी। फारिस की फूफो नसरीन अपनी बेटी सोनिया के साथ खड़ी सारी शान शौकत को, इन महंगे तहफ के अंबार को और ज़ारा की कीमती जोड़े को यूं देख रही थी जैसे ये सब उनसे छीन लिया गया हो। उनकी आंखों में जहर भरी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी बेटी के कान की तरफ झुकते हुए जो भी मुंह में बसोरे खड़ी थी, जहर खंदजे में सरगोशी की। देख रही हो अपनी किस्मत, ये सब कुछ, ये हीरो का सेट, ये लाखों का जोड़ा, ये इज्जत, ये रुतबा आज तुम्हारा हो सकता था। सोनिया ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ उमड़ आए। अम्मा, अब क्या फायदा ये सब कहने का? आप ही तो कहती थी फारिस मेरी मुट्ठी में, वो मेरी बात नहीं टालेगा। फिर क्या हुआ? कहाँ गई आपकी मुट्ठी? नसरीन ने गुस्से से अपनी बेटी को घूरा। जबान संभाल कर बात करो सोनिया। कसूर मेरा नहीं, कसूर तुम्हारे इस मगरूर तायाजाद का है। वो मेरी बात मान लेता तो आज तुम इस स्टेज पर दुल्हन बैठी होती, लेकिन उसने अपने बाप के दोस्त को ही हम पर तरजीह दी। उस बाहर से आई लड़कों पर लट्टू हो गए ऐसा। उसमें ऐसा क्या है जो तुझमें नहीं है? नसरीन ने एक बार फिर स्टेज पे बैठी ज़ारा को हकारत से देखा। सोनिया ने रूहान सी होकर कहा, अम्मा, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा पढ़ी लिखी है।
नसरीन ने फौरन से उसकी बात काटी। चुप करो, खूबसूरती और तालीम से घर नहीं बसते, घर बसते हैं चालाकी से, और वो इस घर में नहीं चल बसेगी, तुम फिक्र मत करो। वो बाहर से आई लड़की इस घर में ज्यादा दिन खुश नहीं रहेगी, मैं उसे टिकने ही नहीं दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। नसरीन की आंखों में खतरनाक चमक उठी। उनकी असल ख्वाहिश तो यही थी कि अमीर कबीर लड़का फारिस उनकी बेटी से शादी करे, ताकि उसकी बेतहाशा दौलत पर, उस वसी कारोबार पर उनका बिल वास्ता कब्जा हो सके। वो बरसों से इस ख्वाब को अपनी आंखों में सजा रही थी। वो इस घर में हर चीज पर अपना हक समझती थी, और जारा का आना उनके मंसूबों पर पानी फेर रहा क्या था। सोनिया ने अपनी माँ की आंखों में इंतकाम की आग देखी तो उसे कुछ तसल्ली हुई। सच कह रही है अम्मा, आप कुछ करेंगी? नसरीन ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम बस देखती जाओ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये जारा जिस पर आज सब वारी जा रहे हैं ना, कल यही लोग इसे धक्के देकर इस घर से निकालेंगे। फारिस मेरा भतीजा है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। वो बहुत संजीदा और असूलों का पक्का है, और जहाँ असूलों की बात होती है वहाँ रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। मैं इन दोनों के दरमियान ऐसी गलतफहमी पैदा करूंगी कि वो खुद इस लड़की से बेजार हो जाएगा। बस तुम सब्र करो और तमाशा देखो। ये सारी दौलत, ये सारा मान आखिर में आएगा हमारी ही झोली में, तुम देख लेना। नसरीन ने अपनी बेटी का हाथ थपथपाया, जबकि उनकी निगाहें एक बार फिर उस जोड़े पर मरकूज हो गई, जो अभी अभी एक नई जिंदगी के आगाज पर एक दूसरे के लिए अजनबी मगर मोहतरम थे। फारिस और जारा इस हसद भरी निगाहों से कोसों दूर अपनी नई जिंदगी के इस अजनबीपन से निपटने की कोशिश कर रहे थे। शादी को चंद दिन बीत चुके थे। वो शानदार तकरीब, वो हुजूम, वो शोर सब खत्म हो चुका था। अब सिर्फ इस बड़े से घर की खामोशी थी, और वो दो अजनबी जो एक मुश्तरका कमरे में बंधे थे। फारिस जो अपने वालिद के वसी कारोबार का इकलौता वारिस होने की वजह से वक्त से पहले ही संजीदा और हद दर्जा अमली हो गया था, रात के अपने कमरे में दाखिल हुआ। सिजारा को खिड़की के पास खामोश बैठे देखा। वो रात के अंधेरे में बाहर फैले लॉन को घूर रही थी, शायद अपने मेके के बारे में सोच रही थी। जारा जानती थी कि वो एक अच्छे खानदान में आई है, जहाँ दौलत और कारोबार को रिश्तों पर फोकियत हासिल है, मगर उसके वालिद ने उसे यकीन दिलाया था कि फारिस का बाप उनका दरीना दोस्त है, जुबान का पक्का और उसूलों वाला आदमी है। उसी उसूल और दोस्ती की लाज रखने के लिए उन दोनों को इस बंधन में बांधा गया था। फारिस चलने में उसे देखता रहा। वो एक संजीदा और कमगो इंसान था, जिसे मोहब्बत की बातों से ज्यादा बैलेंस शीट्स की समझ थी। वो जानता था कि रिश्ता भी उसके वालिद के कारोबारी असूलों की तरह एक पक्का वादा है। वो आहिस्ता से उसके पास आया और साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। जारा उसकी मौजूदगी से चौंक गई। फारिस ने अपनी मखसूस संजीदा आवाज में मगर लहजे में गैर मुतवक्का नरमी घोल कर कहा, जारा, मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता हमारी मर्जी से ज्यादा हमारे वालिदैन की खुशी के लिए जुड़ा है। जारा ने अपनी मखमली पलकें उठाकर उसे देखा। फारिस ने बात जारी रखी, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो। तुम शायद मुझसे बेहतर रोमानवी बातों की तवक्का रखती हो, लेकिन मैं वो सब नहीं जानता। मेरा खानदान, खासतौर पर वालिद साहब, दोस्ती और वादों को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते हैं। उनकी और आपके वालिद की दोस्ती बहुत पुरानी है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई झूठा वादा नहीं करूंगा कि मोहब्बत अचानक हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि वो कैसे होती है। लेकिन मैं तुम्हें इज्जत, एतबार और एक साथी का भरोसा जरूर दूंगा। जारा जो संजीदा आदमी से इस किस्म की साफ गोई की तवक्का नहीं कर रही थी, उसकी आंखों में झांकने लगी। वो एक तालीम याफ्ता लड़की थी। वो सच और दिखावे में फर्क जानती थी। उसे वारिस की आंखों में सच्चाई दिखी। वहां कोई फरेब नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी, बस एक ठोस हकीकत का एतराफ था। उसके दिल पर जो बोझ था वो हल्का सा कम हुआ। उसके लबों पर बहुत हल्की सी, तकरीबन नादीदा मुस्कुराहट उभरी। उससे कुछ कहा नहीं, बस सर हल्का सा हिला दिया। ये उनके दरमियान एक खामोश रुमानी अफहाम तफहीम का आगाज था। इस नए बनते हुए रिश्ते को जल्द ही पहली आजमाइश का सामना करना पड़ा। फैमिली डिनर पर पूरा खानदान इकट्ठा था। फारिस की वालदा जारा की सलीका शारी की तारीफें कर रही थी कि उसने कितनी खूबसूरती से दस्तरखान सजाने में मदद की है। नसरीन पप्पू जो उस लम्हे का इंतजार कर रही थी, जारा की तरफ देखते एक मस्नूई मिठास अपने लहजे में घोली, बहू तो हमारी माशाल्लाह बहुत सलीका शुआर है, बहुत ही नेक है। वो फारिस की माँ की तरफ मुड़ी, भाभी, बहू तो आपको बहुत अच्छी मिली, बस थोड़ी कम गो है। जारा ने शुक्रगुजारी के तासुर के साथ सर झुका लिया।
वो इस तारीफ के पीछे छुपे तंज को समझ नहीं पाई थी। फारिस ने अपनी फुप्पो को देखा और उनकी रग रग से वो वाकिफ था, मगर खामोश रहा कि शायद वो वाकई तारीफ कर रही हो। लेकिन नसरीन कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने फौरन से अपना असल जहर उगला। वो फारिस माँ के और करीब गई और रास्ताना अंदाज में बोली, भाभी, मेरा मशवरा माने तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। फारिस की माँ ने हैरत से पूछा, कैसा ख्याल नसरीन? क्या मतलब है तुम्हारा? नसरीन ने ज़ारा की तरफ एक मायनी खेज नजर डाली और फिर अपनी भाभी के कान में कहा, भाभी, नए लोग हैं, नई नई इस घर में आई है, हमें क्या मालूम दिल में क्या है। आजकल की लड़कियां घर की माते मेके तक पहुंचाने में 1 मिनट नहीं लगाती। ख्याल रखिएगा कि कहीं हमारे घर की बातें, हमारे कारोबार की बातें आपके समझियों तक न पहुंच जाए। दस्तरखान पर एक लम्हे के लिए मुकम्मल सुनाटा छा गया। ये खुला बदतरीन इल्जाम था। ज़ारा का चेहरा फक हो गया, उसकी आंखों में पानी भरा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। फारिस की माँ भी इस अचानक हमले पर बौखला गई। वो अपनी नंद की फितरत से वाकिफ थी, मगर इस तरह बड़े दस्तरखान पे वो तमाशा खड़ा कर देंगी, ये उन्होंने नहीं सोचा था। ज़ारा और फारिस की आंखें मिले। ज़ारा की आंखों में वही खौफ और बेबसी थी जो फारिस ने शादी की रात देखी थी, और साथ ही एक सवाल भी था, उस वादे का सवाल जो उसने ज़ारा से किया था। इससे पहले कि फारिस की माँ अपनी बहू के दिफा में कुछ कहती, फारिस की पुरस्कून मगर इंतहाई संजीदा आवाज गूंजी, पुप्पो, ज़ारा अब इस घर का हिस्सा है। इस घर के मामलात अब उसके भी मामलात हैं। नसरीन ने चौंक कर फारिस को देखा। उसे तौका नहीं थी कि फारिस, जो हमेशा बड़ों के एहतराम में खामोश रहता था, यूं बोल पड़ेगा। फारिस ने अपनी बात जारी रखी, और जहां तक बातें बाहर जाने का ताल्लुक है, तो मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि उसे इस घर की इज्जत का मुझसे ज्यादा नहीं तो मुझसे कम भी ख्याल नहीं होगा। उसने ज़ारा की तरफ देखा। ज़ारा, तुम खाना खाओ। ये दो टोक जवाब को अपनी बीवी की खुली हमायत नसरीन के लिए किसी तमांचे से कम नहीं थी। उनका चेहरा गुस्से और बेइज्जती से सुर्ख हो गया। वो इस बाहर से आई लड़की के हाथों अपनी यूं तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो खामोशी से खाना खाने लगी, मगर उनका दिमाग उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए 1000 गुना तेजी से चलने लगा था। कई दिन बीत गए। उस डिनर पर होने वाली तलखी घर के माहौल में एक खामोश तनाव बनकर मौजूद थी। अगरचे फारिस के उस दिन के इक़्तिदाम ने ज़ारा के दिल में उसके लिए एहतराम बढ़ा दिया था। नसरीन और सोनिया तब से किसी न किसी बहाने घर आती, ज़ारा पर तंज करती, मगर फारिस की मौजूदगी में उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिलता था। वो दोनों माँ बेटी गुस्से की आग में जल रही थी कि अचानक इस घर में एक नई रौनक आ गई। घर जो फारिस की संजीदगी की वजह से अक्सर पुरसुकून और खामोश रहता था, एक दोपहर कहकों और शोर की आवाज से गूंजा, अरे भाभी, अम्मा, भाई, मैं आ गया हूँ। एक बुलंद पुरजोश और जिंदगी से भरपूर आवाज पूरे लाउंज में गूंजी। ज़ारा जो अपनी सास के पास बैठी थी, इस अचानक शोर पर चौंक गई। फारिस की माँ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मेरा दानिश आ गया। वो तेजी से उठी। इससे पहले ही वो एक खुश शक्ल, दराज कद और इंतहाई बचिया नौजवान, जिसने जदीद तर्ज के कपड़े पहने हुए थे, अंदर दाखिल हुआ और सीधा अपनी माँ से लिपट गया। फारिस का छोटा भाई दानिश बैरून मुल्क से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आया था। वो फारिस के बिल्कुल बरअक्स था। जहाँ फारिस एक ठहरा हुआ समंदर था, वहाँ दानिश एक शोर मचाता दरिया था। उसकी आंखों में शरारत और चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। उसने अपनी माँ को घुमाकर कहा, अम्मा, आप तो पहले से ज्यादा जवान लग रही हैं। क्या बात है? उसकी माँ ने हंसते उसके सर पर चिपट लगाई। तुम बाज नहीं आओगे? कितना कमजोर हो गए हो। वहाँ कुछ खाते पीते भी थे या नहीं? दानिश ने कहकर लगाया, अरे अम्मा, मैं वहाँ डाइटिंग पर था, ताकि वापस आकर आपके हाथ के पराठे खा सकूं। उसकी नजर फारिस पे पड़ी, जो संजीदगी से उसे देख रहा था। ओहो बड़े भैया। उसने फारिस से हाथ मिलाया और रस्मी तौर पर गले मिला। कैसे हैं आप भाई? आप भी उतने ही सीरियस हैं। लगता है मेरी वापसी की खुशी नहीं हुई। फारिस ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, खुशी क्यों नहीं होगी दानिश? घर आ गए हो अच्छी बात है, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। दानिश ने आंख मारी। भाई, मेरी हरकतें ही तो इस घर की रौनक है। फिर उसकी नजर ज़ारा पर पड़ी, जो खामोशी से ये सारा मंजर देख रही थी। दानिश ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और उसके चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट उभरी। वो ज़ारा के पास आया। तो आप हैं हमारी भाभी ज़ारा? मेरा मतलब है, भाई की चॉइस तो कमाल की है। अम्मा ने तो बताया ही नहीं था कि मेरी भाभी इतनी खूबसूरत है। ज़ारा उसकी बेबाकी पर थोड़ा सा जीव गई। उसके गाल सुर्ख हो गए। फारिस ने फौरन टोका, दानिश, तमीज से।
दानिश ने फौरन कान पकड़े, मगर आंखों में शरारत कायम रही। मुआफी भाभी, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है वेलकम टू द फैमिली। अगर मुझे पता होता कि भाई इतनी जल्दी अच्छी भाभी ले आएंगे, तो मैं अपनी डिग्री वहीं छोड़कर आ जाता। उसकी बातों से सारा माहौल खुशगवार हो गया था। ज़ारा भी मुस्कुरा दी। उसे दानिश की जिंदा दिली अच्छी लगी थी। घर में एक नई और ताज़ा हवा का झोंका आया था, मगर ये ताज़ा हवा अपने साथ एक तूफान का पेश खाना भी लाई थी, जिसका उद्राक सिर्फ 2 लोगों को ही था। उसी शाम नसरीन अपनी बेटी के साजों के दानिश की आमद का सुनकर भागी चली आई थी। उनके घर मौजूद थी। सोनिया की आंखें दानिश पर से हटी नहीं रही थी। वो फारिस से भी ज्यादा हैंडसम, ज्यादा खुश लिबास और सबसे बढ़कर ज्यादा दिलचस्प था। फारिस को हासिल करने में नाकामी का सारा गम जैसे एक पल में उड़न फू हो गया। जब वो दोनों माँ बेटी वापस जाने के लिए अपनी कार में बैठी, तो सोनिया की जुबान पर पहला नाम दानिश क्या था। अम्मा, आपने देखा दानिश भाई को, वो कितने बदल गए, कितने हैंडसम हो गए। और उनका बात करने का अंदाज, फारिस भाई तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। नसरीन, जो खुद भी दानिश की शख्सियत का गहरा जायजा ले चुकी थी, मुस्कुराई। हाँ, देखा मैंने। और ये भी देखा कि तुम्हारी आंखें उस पर से हट ही नहीं रही थी। सोनिया शर्मा गई। अम्मा, वो फारिस भाई की तरह संजीदा और बोरिंग नहीं है। वो तो आते ही ज़ारा भाभी से भी कितनी हंसी मजाक कर रहे थे। नसरीन ने फौरन अपनी बेटी को टोका। उस ज़ारा का नाम मत लिया करो मेरे सामने। उसका हिसाब तो मैं बाद में करूंगी। अभी जो मौका मिला है उस पर ध्यान दो। सोनिया ने नासमझी से अपनी माँ को देखा। कैसा मौका अम्मा? नसरीन ने अपनी शातिर आंखों से उसे देखा। अरे, समझती नहीं हो। फारिस तुम्हारे हाथ से निकल गया क्योंकि वो अपने बाप के असूलों का गुलाम है, और ऊपर से उस ज़ारा ने इस पर जादू कर दिया। लेकिन ये दानिश, ये अलग मिट्टी का बना है। ये जिंदगी का मजा लेना चाहता है। सोनिया का दिल धड़क गया। अम्मा, आप क्या कहना चाहती हैं? नसरीन ने अपनी बेटी के सर पर हल्का सा हाथ फेरा। मैं कहना चाहती हूँ कि जो तुम फारिस को हासिल करके पाना चाहती थी, वो सब अब दानिश के जरिए भी मिल सकता है। बड़ा बुरा नहीं तो छोटा ही सही, ये भी उसी जायदाद का वारिस है ना। और ये फारिस से ज्यादा आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा। सोनिया की आंखों में चमक उठी। सच कह रही है अम्मा? लेकिन वो मुझे क्यों पसंद करेगा? वो तो बाहर से पढ़कर आया है। नसरीन ने हकारत से कहा। अरे, बाहर से पढ़ने वाले क्या आसमान से उतरते हैं? उन्हें भी खूबसूरत लड़कियां अच्छी लगती है। और तुम मेरी बेटी हो, तुम में क्या कमी है? बस अब तुम फारिस का मातम करना छोड़ दो और इस दानिश पर तवज्जो दो। वो फारिस तो था ही बदजोक। तुमने उस घास फूस जैसी ज़ारा को हीरे पर तरजीह दी। मगर दानिश समझदार लगता है, वो जरूर तुम्हें पसंद करेगा। मैं ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि वो तुम्हारे अलावा किसी और को देखेगा भी नहीं। सोनिया खुशी से अपनी माँ के गले लगे। अम्मा, आप सब ठीक कर देंगी? नसरीन ने अपनी बेटी की पीठ थपथपाई। उनके दिमाग में फारिस और ज़ारा से लेने का एक नया और ज्यादा खतरनाक मंसूबा शक्ल इख्तियार कर रहा था। उनका हदफ अब बदल चुका था। नसरीन इस नए मंसूबे को अपनी जमा पहनाने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान घर में दानिश की आमद से जो रौनक आई थी, वो एक नई मोहब्बत की कहानी का आगाज करने वाली थी। ज़ारा, जब इस घर में कदरें संभल चुकी थी, अपनी छोटी बहन माया से मिलने के लिए बेचैन थी। माया जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। ज़ारा के बिल्कुल बरअक्स, शोक, चंचल और इंतहाई हाजिर जवाब थी। वो एक दिन अपनी बहन से मिलने उनके घर आई। ज़ारा उसे अपने कमरे में बिठाए बातें कर रही थी कि दानिश, जो पूरे घर में हंगामा मचाए फिर रहा था, वहां आ गया। अरे भाभी, अपनी यहाँ छुप कर बैठी है। मैं तो आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। वो शरारत से मुस्कुराया। फिर उसकी नजर सोफे पर बैठी माया पर पड़ी, जो बड़ी दिलचस्पी से उसे घूर रही थी। दानिश ने एक लम्हे के लिए माया को देखा, जो जीन्स और कुर्ती में मलबूस इत्तेमाद भरी नजर आ रही थी। दानिश ने फौरन बलून चुकाए। ओह, तो घर में मेहमान आए हैं और आपने मुझे बताया भी नहीं भाभी। ये तो ज्यादती है। ज़ारा मुस्कुराई। दानिश, ये तो मेरी छोटी बहन है माया। और माया, ये है फारिस के छोटे भाई दानिश। माया ने हाथ बढ़ाने के बजाय उसी जगह बैठे बैठे कहा। तो आप हैं वो जिनकी तारीफें सुनकर मेरे कान पक गए हैं। दानिश को उसकी गैर मुतवक्का इस्तकबाल पर मजा आया। उसके सामने बैठ गए। तारीफें? अच्छा, तो भाभी मेरी तारीफें भी करती हैं आप? आपसे क्या क्या बताया उन्होंने? अभी इसने बात पूरी भी नहीं की थी कि माया ने लुकमा दिया। यही कि आप अपने भाई के बिल्कुल बरक्स है, यानी कि बिल्कुल ही संजीदा नहीं है। और ये कि आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर के वारिस है। दानिश ने कहका लगाया। वाह भाभी,
آپ نے تو میرا سارا امپریشن خراب کر دیا۔ لیکن محترمہ، یہ آخری بات آپ نے تعریف میں کی ہے یا طنز میں؟ مایا نے کندھے اچکائے۔ یہ تو آپ خود طے کر لی مسٹر دانش۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ آپ باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، وہاں بھی آپ اتنا ہی بولتے تھے، یہ صرف یہاں کر اپنی زبان کھولیے۔ دانش اس کی حاضر جوابی پر دھنگ رہ گیا۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے یوں لاجواب کیا تھا۔ اسے مایا کی شوخ اور بے باک طبیعت پہلی نظر میں بھا گئی۔ وہ مسکرایا۔ آپ کافی دلچسپ ہیں بھابھی، آپ کی بہن تو آپ سے بھی زیادہ بہت مختلف ہے۔ ذرا نے کہا، دانش یہ ایسی ہے، اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ دانش کی نظریں اب بھی مایا پر تھی۔ نہیں بھابھی، برا کیوں مانوں گا میں؟ مجھے تو بلکہ مزہ آ رہا ہے، کم از کم کوئی تو ہے اس گھر میں جو مجھ سے ڈرتا نہیں ہے۔ مایا نے فوراً کہا، ڈرنا کیوں؟ کیا آپ کوئی چڑیل ہے؟ دانش اس کی اس نوک جھوک پر دل ہار بیٹھا۔ یہ ایک نئی محبت کی کہانی کا آغاز تھا۔ یہ آغاز نسرین اور سونیا کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ سونیا جو دانش پر ڈورے ڈالنے کے لیے ہر دوسرے دن گھر آ جاتی تھی، اسے دانش کی آنکھوں میں مایا کے لیے بڑھتی دلچسپی دیکھی تو فوراً بانپ لیا۔ اس نے تب کر اپنی ماں سے شکایت کی، اماں یہ دانش بھائی تو سارا کی بہن کے چکر میں پڑ گئے ہیں، وہ جب بھی آتی ہے دانش اس کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے، اگر ایسا رہا تو میرا کیا ہوگا؟ نسرین کی آنکھیں جو پہلے زارا سے بدلہ لینے کے لیے بے چین تھی، اب مزید نفرت سے بھر گئی۔ یہ باہر سے آئی لڑکیاں ہمارے خاندان پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ پہلے بڑی نے فارس کو چھینا، اب چھوٹی دانش کے پیچھے لگ گئی ہے، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ انہوں نے سونیا کو تسلی دی، تم فکر مت کرو، اب وقت آ گیا ہے کہ زارا اور اس کے خاندان کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے۔ سونیا نے پوچھا، مگر کیسے اماں؟ فارس بھائی تو زارا کی حمایت کرتے ہیں۔ نسرین نے ایک شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، فارس حمایت کرتا ہے کیونکہ وہ اندھا ہو گیا ہے، لیکن میرا بھائی فارس کا باپ وہ اندھا نہیں ہے، وہ اصول اور دوستی کا پکا ہے، اور میں اسی دوستی کی آڑ میں ان کے درمیان نفرت کا وہ بیج بوں گی کہ وہ خود اپنے سمدھی سے نفرت کرنے لگیں گے۔ انہوں نے اور سونیا نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ انہیں معلوم تھا کہ فارس کے والد کا کاروبار ہی ان کی سب سے بڑی کمزوری اور طاقت ہے۔ نسرین نے اپنے ذرائع استعمال کر کے زارا کے والد کے کی کچھ تصاویر حاصل کی جب وہ ایک ہوٹل میں کسی سے مل رہے تھے۔ پھر انہوں نے فارس کے والد کے سب سے بڑے کاروباری حریف کی تصویر کو اس کے ساتھ جوڑ کر ایسا ثبوت تیار کیا کہ جیسے زارا کے والد ان کے دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ وہ یہ جھوٹا ثبوت لے کر سیدھا اپنے بھائی کے پاس پہنچی۔ بھائی جان، میں آپ سے کچھ اہم بات کرنے آئی ہوں۔ ہاں نسرین کہو، سب خیریت ہے؟ نسرین نے آنکھوں میں مصنوعی آنسو بھرتے ہوئے کہا، بھائی خیریت کہا؟ جب سے یہ زارا اس گھر میں آئی ہے مجھے کچھ ٹھیک ہی نہیں لگ رہا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ میرا وہم ہے، لیکن اب میرے پاس ثبوت ہے۔ اس نے وہ تصاویر میز پر رکھ دی۔ آپ کے سمدھی جنہیں آپ جگری دوست سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ آپ کے سب سے بڑے دشمن اسلم مرچنٹ سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ فارس کے والد نے چونک کر تصویریں دیکھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ میرا دوست ہے۔ نسرین نے فوراً کہا، یہی تو دھوکہ ہے بھائی، وہ آپ کا دوست نہیں، آستین کا سانپ ہے۔ وہ آپ کے کاروبار کے راز آپ کے دشمنوں کو بیچ رہے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس کام میں اس کی بیٹی زارا بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور یہاں کی ساری خبریں اپنے باپ تک پہنچاتی ہے۔ یاد ہے میں نے ڈنر پر کہا تھا کہ نئی لڑکیوں کا کیا بھروسہ؟ فارس کے والد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان کے لیے دوستی میں دغا سب سے بڑا جرم تھا۔ نسرین نے اپنا آخری وار کیا، بھائی یہ لوگ آپ کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور اب ان کی نظر دانش پر ہے۔ ان کی چھوٹی بیٹی دانش کو پاس رہی ہے تاکہ خاندان پوری طرح آپ کو برباد کر سکے۔ یہ سننا تھا کہ فارس کے والد کا اعتبار جو برسوں سے محیط تھا ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ ان کا چہرہ غصے سے اس قدر سرخ ہو گیا کہ نسرین بھی ایک پل کے لیے سہم گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے سیکرٹری کو فون ملایا اور زارا کے والد کا نمبر ڈال کرنے کا حکم دیا۔ فون ملتے ہی وہ گھر جائے۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے سچ سچ جواب چاہیے، تم اسلم مرچنٹ سے کیوں مل رہے تھے؟ زارا کے والد جو کہ اپنی بیٹی کے سسرال سے اس اچانک اور غصے بھری کال پر حیران تھے، بوکھلا گئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کیوں ملوں گا اسلم سے؟ تم جانتے ہو تمہارا حریف ہے۔ فارس کے والد نے میز پر مکہ مارا۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، میرے پاس ثبوت ہے۔ تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، تم نے میری دوستی کی آڑ میں میرے کاروبار کو برباد کرنے کی سازش کی ہے۔ تم نے اپنی بیٹی کو میرے گھر میں اسی لیے بھیجا تھا نا
تاکہ وہ جاسوسی کر سکے؟ زارا کے والد کے لیے الزام ناقابل برداشت تھا۔ ان کی اپنی بھی کوئی عزت نفس تھی۔ وہ بھی غصے میں آ گئے۔ زبان سنبھال کر بات کرو، تم ہوش میں تو ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا اندازہ بھی ہے تمہیں؟ میری بیٹی کو اس سب میں مت گھسیٹو۔ فارس کے والد جنہوں نے نسرین نے پوری طرح بھر دیا تھا چیخے۔ میں بالکل ہوش میں ہوں۔ تم جیسے دوگلے دوستوں کو میں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم، میری دوستی ختم، اور اپنی بیٹی کو سمجھا دینا اگر اس نے ہمارے گھر میں رہنا ہے تو اپنے میکے کو بھول جائے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں بزرگ جو کبھی جگری دوست تھے ایک دوسرے کو سخت الفاظ کہنے لگے۔ فون پر ہی تعلقات منقطع کرنے کی دھمکیاں دے دی گئی۔ فارس کے والد نے فون پٹک دیا۔ گھر میں جیسے ایک بھونچال آ گیا تھا۔ زارا جو یہ سب ہنگامہ سن کر کمرے سے باہر آئی تھی، اپنے سسر کا غصہ اور نسرین پھپھو کی فاتحانہ مسکراہٹ دیکھ کر وہیں دہلیز پر جم گئی۔ فارس جو زارا کے قریب آ رہا تھا، اپنے والد کے شدید غصے اور نسرین کے مسلسل طعنوں سے شدید متاثر ہوا۔ وہ اپنے باپ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس انسان کو جس نے ہمیشہ دوستی کو سب سے اوپر رکھا تھا۔ نسرین نے جلتی پر تیل ڈالا۔ دیکھا فارس، میں نہ کہتی تھی یہ باہر والے اعتبار کے قابل نہیں۔ اس لڑکی کے باپ نے بھائی جان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور یہ خود معصوم بن کر کھڑی ہے۔ اس ساری تباہی کی جڑ یہ ہے اور اس کا خاندان ہے۔ فارس خاموشی سے سب سنتا رہا۔ اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ اس عورت پر کیسے یقین کرے جس پر وہ بھروسہ کرنے لگا تھا، جبکہ اس کا باپ چیخ چیخ کر دھوکے کا اعلان کر رہا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو زارا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ فارس، میرے بابا پر غلط الزام لگایا گیا ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ اب بابا سے بات کریں، انہیں سمجھائیں۔ فارس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ میرے والد بات نہیں کرنا چاہتے، وہ سننا نہیں چاہتے۔ انہوں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا ہے۔ زارا تڑپ اٹھی۔ کیا دیکھ لیا انہوں نے؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ پھوپھو نے انہیں بھڑکایا ہے۔ آپ تو مجھ پر یقین کریں نا فارس، آپ نے کہا تھا کہ آپ اس رشتے کو ایمانداری سے نبھائیں گے۔ فارس اس کی طرف مڑا اور اس کی آنکھوں میں محبت کی جگہ شک اور غصہ تھا۔ ایمانداری ایک طرفہ نہیں ہوتی زارا۔ تمہارے والد نے میرے والد کی پیٹ میں چھڑا کھونپا ہے، ان کی برسوں کی دوستی کا خون کیا ہے۔ زارا نے چیخ کر کہا، یہ جھوٹ ہے، میرے بابا بے گناہ ہے۔ فارس نے بے رحمی سے کہا، یہ فیصلہ میں یا تم نہیں کریں گے، یہ فیصلہ میرے والد کریں گے، اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ زارا نے کانتے ہوئے پوچھا، کیسا فیصلہ؟ فارس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ الفاظ کے جس نے زارا کو توڑ کر رکھ دیا۔ تب تک تمہارے والد آ کر میرے والد سے اپنے اس جرم کی معافی نہیں مانگتے، تم اپنے میکے والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گے، نہ فون پر نہ مل کر۔ زارا اپنے والد کی بے گناہی پر پختہ یقین رکھتی تھی۔ یہ سن کر جیسے ٹوٹ گئی۔ جس شوہر نے اسے اعتبار کا مان دیا تھا، آج اسی نے اسے اس کے سب سے بڑے سہارے اس کے خاندان سے کاٹ دیا تھا۔ ان کے درمیان ایک سرد مہری کی ایسی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جسے عبور کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ یہ سرد مہری صرف ان دونوں تک محیط نہیں رہی تھی، اس نے پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دوسری طرف دانش جو مایا کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا، اس اچانک پیدا ہونے والی خاندانی نفرت کی دیوار سے بے خبر تھا۔ لیکن زیادہ دیر نہیں، اس نے مایا کو کئی بار فون کیا مگر مایا نے اس کا فون نہیں اٹھایا۔ دانش اپنی خوش مزاجی کے لیے مشہور تھا، اب پریشان رہنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی کل تک اس سے اتنی ہنسی خوشی باتیں کرتی تھی، وہ اچانک اس سے رابطہ کیوں منقطع کر چکی ہے۔ بالآخر ایک شام اس نے مایا کو ایک سخت پیغام بھیجا کہ اگر اس نے فون نہ اٹھایا تو اس کے گھر آ جائے گا۔ مایا ڈر گئی کہ کوئی نیا طوفان ہی نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے فوراً دانش کو واپس کال کی۔ دانش نے فون اٹھاتے شکوہ کیا، مایا ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ کیوں میرا فون نہیں اٹھا رہی ہو؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ کوئی مذاق برا لگا تو بتاؤ۔ مایا کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ دانش پلیز مجھے کال مت کرو، ہم دوبارہ نہیں مل سکتے۔ دانش کو جیسے کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو۔ کیا مطلب نہیں مل سکتے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کل تک تو سب ٹھیک تھا۔ مایا رو پڑی، کچھ بھی ٹھیک نہیں دانش، تمہارے والد نے میرے بابا کی بے عزتی کی ہے، ان پر جھوٹے الزام لگائے، میری بہن وہاں قید ہو کر رہ گئی ہے۔ دانش نے حیرت سے کہا، قید؟ کیا مطلب، کیا کہہ رہی ہو تم؟ مایا نے سسکتے ہوئے کہا، تمہارے والد نے آپ ہی کو ہم سے بات کرنے سے منع کر دیا ہے۔ وہ اپنی بے گناہی کا ثبوت کیسے دے جب کوئی ان کی بات سننے کو تیار ہی نہیں؟ فارس بھائی،
जिन पर उन्हें इतना मान था, वो भी अपने बाप के साथ खड़े हैं। जब मेरी बहन का घर बर्बाद हो रहा है, जब मेरे बाबा की इज्जत दांव पर लगी है, तो मैं अपनी खुशी को कैसे सोच सकती हूँ? दानिश, मैं तुमसे मिलकर अपनी बहन की नज़रों में शर्मिंदा नहीं हो सकती। उसने दानिश का जवाब सुने बगैर फोन काट दिया। दानिश के हाथ में फोन जैसे बेजान हो गया। उसे अब घर में इस फैले तनाव, फारिस की खामोशी और ज़ारा भाभी की सूजी हुई आंखों का मतलब समझ में आया था। वो शदीद गुस्से और परेशानी के आलम में अपने कमरे में चक्कर काटने लगा। सारे बहरान का अगर भरपूर फायदा उठा रहा था, तो वो थी नसरीन फूफो। उस घर की बर्बादी पर दिल ही दिल में खुश थी। उन्होंने फारिस और ज़ारा के दरमियान पड़ी दरार अब दानिश की तरह उस नई परेशानी को भी भांप लिया था। वो सीधा फारिस की माँ के पास पहुंची, तो तस्वीर हाथ में लिए अपने बच्चों के सुकून के लिए दुआएं कर रही थी। नसरीन ने उनके पास बैठते हुए इंतहाई हमदर्दाना लहजे में कहा, क्या हुआ भाभी, बहुत परेशान लग रही है? फारिस की माँ ने एक ठंडी आह भरी, क्या बताऊं नसरीन, घर का सुकून ही गायब हो गया जब से ये सब हुआ है। फारिस ठीक से बात नहीं करता, ज़ारा अपने कमरे से नहीं निकलती, मेरे शोहर का गुस्सा आसमान पर है, समझ नहीं आता क्या करूं। नसरीन ने फौरन मौका गनीमत जाना, देखा भाभी, मैं ना कहती थी, मैंने तो आपको उसी दिन खबरदार किया था जब ये लड़की ब्याह कर आई थी। ये बाहर की लड़कियां होती ही ऐसी हैं, आते ही घर का सुकून बर्बाद कर दिया। फारिस की माँ ने कमजोर सा दिफा किया, नसरीन, इसमें ज़ारा का क्या कसूर, जो किया उसके बाप ने किया। नसरीन जहर खन लहजे में हंसी, अरे भाभी अब कितनी बोली है, क्या आपको लगता है कि बेटी को बाप की करतूतों का इल्म नहीं होगा? ये सब मिले हुए हैं। उसके बाप ने मेरे भाई की दोस्ती में छुरा खोपा और ये बेटी यहाँ बैठकर उनकी जासूसी करती रही। इसने आते ही फारिस जैसे समझदार लड़के को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। शुक्र है मेरे भाई की आंखें वक्त पर खुल गई। अब आप खुद देख ली इस घर का क्या हाल हो गया। वो फारिस जो कभी अपने बाप के सामने ऊंचा नहीं बोलता था, आजकल कैसे तना तना फिरता है। और ज़ारा, वो मासूम बनी फिरती है, मगर अंदर ही अंदर वो भी जहर घोल रही है। फारिस की माँ खामोशी से सुनती रही। नसरीन ने अपना दूसरा वार किया, और भाभी, एक मुसीबत कम थी जो दूसरी तैयार हो गई है। आपको कुछ अंदाजा भी है आपका छोटा बेटा किन चक्रों में पड़ गया है? फारिस की माँ ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? दानिश, उसे क्या हुआ? नसरीन ने रास्ताना अंदाज में कहा, भाभी, ये ज़ारा तो खुद आई थी, अब इसने अपनी बहन को भी दानिश पर मुसल्लित कर दिया है। वो माया, वो भी अपनी बहन जैसी ही तेज है, उसने दानिश को अपने जाल में फंसा लिया है। आजकल दानिश इसीलिए परेशान फिरता है। वो दोनों बहनें मिलकर इस घर पर कब्जा करना चाहती हैं। फारिस की माँ के लिए एक नया सदमा था, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, दानिश अभी बच्चा है। नसरीन ने फौरन कहा, बच्चा नहीं है भाभी, वक्त पर आंखें खोल ले। एक बेटे का घर तो आपने बाहर की लड़की लाकर देख ही लिया, अब दानिश के लिए तो घर की बच्ची लाओ ना, ताकि घर जुड़ा रहे। फारिस की ना माँ ने ना समझी से पूछा, घर की बच्ची कौन? नसरीन ने अपनी बेटी सोनिया की तरफ इशारा किया, जो दूसरे कमरे से उन्हें देख रही थी। अरे भाभी, अपनी सोनिया, मेरी बेटी, वो दानिश को कितना पसंद करती है, और सबसे बढ़कर वो हमारी अपनी है। हमारे घर की है, वो आएगी तो इस घर को जोड़ेगी। वो ज़ारा की तरह घर तोड़ने वाली नहीं, बल्कि घर बसाने वाली है। अब एक बार भाई जान से बात तो कर देखे, मेरी सोनिया इस घर को फिर से जन्नत बना देगी। फारिस की माँ, जो पहले ही ज़ारा के मेके वालों से बदजन थी, इस नई तजवीज़ पर गहरी सोच में पड़ गई। नसरीन ने अपनी भाभी के चेहरे पर आती जाती सोच की लकीरों को देखा और दिल ही दिल में मुस्कुराई। उन्हें लगा कि उनका तीर ठीक निशाने पर बैठा है। सोनिया पास ही खड़ी थी, अपनी माँ की इस चाल पर वो खुशी से दमक रही थी। ये सारी सूरत हाल, ये सारी गुफ्तगू एक शख्स दूर खड़ा देख और सुन रहा था, दानिश, जो माया से बात करने के बाद एक तूफान दिल में लिए अपने कमरे से निकला था। ये मंजर देखकर वही ठटक गया। उसकी भाभी, जिसकी नेकी और शराफत की उसने अपनी माँ से तारीफें सुनी थी, आज इस घर में एक मुजरिम की तरह रह रही थी। माया, जिसकी सच्चाई और हाजिर जवाबी ने उसका दिल जीत लिया था, आज उससे सिर्फ इसलिए दूर हो गई थी कि उसके खानदान पर झूठे इल्जाम लगे थे। और यहाँ इस तबाही के मरकज में उसकी पुप्पो नसरीन और कजन यूं खुश खड़ी थी जैसे कोई जश्न मना रही हो। दानिश, जो अपनी भाभी ज़ारा की नेकी और माई की सच्चाई से पूरी तरह वाकिफ था, उसे इस सारी कहानी पर एक लम्हे के लिए भी यकीन नहीं आया था। मगर अब अपनी पुप्पो नसरीन और सोनिया की इस गैर मामूली दिलचस्पी और उनकी संगीन माहौल में छुपाई ना छुपने वाली खुशी को बांप कर
اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اسے مایا کے سسکتے ہوئے الفاظ یاد آئے۔ فارس بھائی نے بھی یقین نہیں کیا، مگر دانش جانتا تھا کہ وہ فارس نہیں ہے۔ فارس اصولوں کا پکا تھا، مگر وہ جذبات سے زیادہ ثبوتوں پر چلتا تھا۔ دانش دل سے سوچتا تھا، اور اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ سب ایک بہت بڑی، بہت گراؤنی سازش ہے۔ وہ سیدھا ان کے پاس آیا۔ اس کی آمد پر نسرین نے فوراً اپنے چہرے پر مصنوعی ہمدردی طاری کر لی۔ ارے دانش بیٹا، آؤ دیکھو کیسا وقت آ گیا گھر پر۔ دانش نے ان کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ہمدردی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس نے سونیا کی طرف دیکھا جو اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دانش نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی پپو دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں تو سونیا کو مبارکباد دینے آیا تھا۔ سونیا اور نسرین دونوں ایک دم چونک گئی۔ سونیا نے بوکھلا کر کہا، مبارکباد کس بات کی دانش بھائی؟ دانش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اسی بات کی کہ آپ اس گھر کے حالات پر اتنی خوش نظر آ رہی ہے۔ لگتا ہے آپ کی کوئی بہت بڑی مراد پوری ہو گئی ہے، یہ شاید ہونے والی ہے۔ نسرین نے فوراً بات سنبھالی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں دانش؟ تم ہوش میں تو ہو؟ ہمارا گھر برباد ہو رہا اور تم طنز کر رہے ہو۔ دانش کا لہجہ سرد ہو گیا، طنز میں نہیں، آپ کر رہی ہیں پھپھو، اس گھر کی بربادی پر۔ اگر آپ کو کوئی سب سے زیادہ خوش ہے نا تو وہ آپ دونوں ماں بیٹی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کی طرف مرا، اماں آپ آرام کریں، کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ نسرین غصے سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ لڑکا ان کے منصوبوں کے بیچ میں آ سکتا تھا۔ دانش نے کمرے میں آ کر فوراً دروازہ بند کیا اور مایا کو فون ملایا۔ مایا نے فون نہیں اٹھایا۔ دانش نے اسے میسج کیا، مایا اگر تم نے فون نہیں اٹھایا تو میں قسم کھاتا ہوں میں ابھی تمہارے گھر آ رہا، اور پھر جو تماشا ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ مایا نے گھبرا کر فوراً کال بیک کی۔ دانش پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیوں میری زندگی مشکل کر رہے ہو؟ دانش نے بےتابی سے کہا، مایا میری بات سنو، مجھے تم پر اور تمہارے والد پر پورا یقین ہے۔ مجھے پتا ہے وہ بے گناہ ہے۔ مایا کی آواز میں کوئی امید نہیں تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے دانش؟ آپ کے والد نے فیصلہ سنا دیا ہے، آپ کے بھائی نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے۔ دانش نے اس کی بات کاٹی، لیکن میں نے نہیں باندھی مایا، میں جانتا ہوں یہ سب میری پھوپھو اور سونیا کا کیا دھرا ہے۔ وہ اس گھر کو برباد کر کے سونیا کی شادی مجھ سے یا بھائی سے کروانا چاہتے ہیں۔ مایا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اسے دانش کی آواز میں سچائی محسوس ہوئی۔ لیکن دانش ہم کریں گے کیا؟ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دانش نے کہا، وہی تو ڈھونڈنا ہے مایا، مجھے تم سے مدد چاہیے۔ مجھے اس کاروباری ڈیل کے بارے میں سب کچھ بتاؤ جس پر یہ سارا جھگڑا ہوا ہے۔ کون سی ڈیل تھی، کس کے ساتھ تھی؟ مایا نے سوچتے ہوئے کہا، مجھے ٹھیک سے تو نہیں پتا، مگر بابا کچھ دنوں سے پریشان تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فارس کے والد ایک بڑی ڈیل کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا حریف وہی اسلم مرچنٹ انہیں ہرانے کے لیے کوئی غلط کھیل کھیل رہا۔ دانش کے دماغ کی بتی جلی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ پریشان تھے؟ مایا نے کہا، ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے والد کا نقصان ہو جائے گا، ان کو خبردار کرنا چاہتے تھے۔ دانش نے پرجوش ہو کر کہا، مایا یہ ہوئی نا بات، اس کا مطلب تمہارے بابا ان کے خلاف نہیں بلکہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مایا تم ابھی جاؤ اور اپنے بابا سے پوچھو، کیا انہوں نے میرے والد کو خبردار کرنے کی کوشش کی تھی؟ کوئی ای میل، کوئی پیغام، کوئی ثبوت؟ مایا ہچکچائی، وہ بات نہیں کریں گے، وہ بہت ٹوٹ گئے ہیں۔ دانش نے اصرار کیا، مایا پلیز، ہماری محبت کے لیے نہیں، اپنی بہن کے گھر کے لیے، اپنے بابا کی عزت کے لیے، یہ تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ مایا کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، میں کوشش کرتی ہوں۔ دانش نے فون بند کیا اور سیدھا اپنے والد کے اسٹڈی روم میں گھس گیا۔ اس نے وہ فائل نکالی جس پر اسلم مرچنٹ ٹینڈر لکھا تھا۔ وہ تیزی سے اوراق پلٹنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد مایا کی کال آئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، دانش بابا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے والد کو فون کیا تھا مگر انہوں نے نہیں اٹھایا۔ پھر انہوں نے ایک گمنام ای میل آئی ڈی سے آپ کے والد کی آفیشیل ای میل پر ساری تفصیلات بھیجی تھی جس میں اسلم مرچنٹ کے پورے پلان کا انکشاف تھا۔ دانش نے لیپ ٹاپ پر اپنے والد کی ای میلز کھولی اور ان باکس میں تیزی سے اسکرول کرتا رہا، اور پھر وہ رک گیا۔ اسے وہ ای میل مل گئی، ایک گمنام ای میل جس پہ اسلم مرچنٹ کی ساری سازش کا کچا چھٹا موجود تھا۔ دانش نے چیخ کر کہا، مل گئی مایا، مجھے وہ ای میل مل گئی، تمہارے بابا سچ ہیں، انہوں نے میرے والد کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ مایا خوشی سے رو پڑی، سچ دانش؟ لیکن ان تصویروں کو کیا جو پھپھو نے دکھائی؟
दानिश ने अज़म से कहा, वो तस्वीरें भी झूठे, और जब हमें पहला सबूत मिल गया है तो बाकी सबूत भी मिल जाएंगे। अब ये खेल मेरी फूफो नहीं, मैं खेलूंगा। दानिश ये फैसला करके सीधा फारिस के स्टडी रूम की तरफ बढ़ा, जहां उसका भाई रात की इस पहर भी फाइल में गुम था। फारिस ने सर उठाकर अपने छोटे भाई को देखा। उसके चेहरे पर वही तनाव और गुस्सा था जो उस दिन से घर पर छाया हुआ था। दानिश, अभी मुझे काम है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। दानिश ने दरवाजा बंद किया और सीधा उसकी मेज के सामने आकर खड़ा हो गया। भाई, मुझे आपसे बात करनी है और आपको सुननी होगी। ये ज़ारा भाभी और उनके वालिद के बारे में है। फारिस का लहजा सर्द हो गया। इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी दानिश, वालिद साहब ने मना किया है। दानिश ने मेज पर जोर से हाथ मारा। क्या वालिद साहब गलत नहीं हो सकते भाई? क्या हम सब गलत नहीं हो सकते? क्या हो गया है? ये झूठ है जो फूफो ने हमें बताया। फारिस ने गुस्से से सुगुरा। दानिश, ये कोई मजाक नहीं है। ये खानदानी इज्जत और हमारे कारोबार का सवाल है। मेरी बीवी के बाप ने हमें धोखा दिया है। दानिश ने फौरन अपना लैपटॉप खोला और उसे फारिस की तरफ घुमाया। बिल्कुल, ये कारोबार का ही सवाल है। ये ईमेल पढ़े। ये उस दिन आई थी जिस दिन वालिद साहब ने हंगामा किया था। उससे चंद घंटे पहले एक गुमनाम आईडी से आई थी, लेकिन उसमें असलम मर्चेंट के उस टेंडर के बारे में वो सारी तफसीलात हैं जो हमसे छुपाना चाहता था। इसमें साफ लिखा है कि अपने वालिद को धोखा देने वाला था। फारिस ने ईमेल पर नजर डाली। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो तारीखें और तफसीलात देख रहा था। ये तो वही मालूमात है जो हमें 2 दिन बाद मिली। दानिश ने कहा, हाँ, और माया ने मुझे बताया कि इसके बाबा, यानी कि हमारे समधी साहब, इसी डील की वजह से परेशान थे और वालिद साहब को खबरदार करना चाहते थे। फारिस का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वो संजीदा और अमली आदमी था। वो जज्बात से ज्यादा सबूतों पर यकीन रखता था और ये पहला ठोस सबूत था। मगर मगर वो तस्वीरें, वो होटल में मुलाकात, उसका क्या दानिश? दानिश ने कहा, वही तो पता लगाना है। ओप्पो ने कहा था ना कि वो लोग पर्ल होटल में मिले थे। आपके पास तो उस होटल की सिक्योरिटी फुटेज तक रसाई है। आपके दोस्त का होटल है ना? फारिस एक लम्बे के लिए साकित बैठा रहा, फिर उसने फोन उठाया। मैं अभी फुटेज मंगवाता हूँ। कुछ ही देर में फारिस और दानिश अपने कमरे में उस दिन की सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। फुटेज में जारा के वालिद होटल की लॉबी में दाखिल हुए, कोने में बैठकर किसी का इंतजार करने लगे। दानिश ने कहा, देखिए भाई, वो अकेले हैं और परेशान लग रहे हैं। फारिस ने फुटेज को तेज किया। कुछ देर बाद होटल के दूसरे दरवाजे से एक औरत अंदर दाखिल हुई। उसे बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ था और दुपट्टे से मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी। दानिश ने फौरन चीख कर कहा, रुको, ये तो फूफो है। फारिस ने फुटेज को रिवाइंड किया। ये वाकई नसरीन थी। वो लॉबी में इधर उधर देखकर तेजी से एक लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। दानिश ने कहा, वो ज़ारा के वालिद से नहीं मिली, वो कहीं और गई है। फारिस ने दूसरी फुटेज प्ले कराई जो होटल के बिजनेस टेंडर की थी। वहाँ असलम मर्चेंट पहले से मौजूद था। फिर नसरीन फूफो बाहर दाखिल हुई। फारिस की आंखें बेयकीनी से फैल गई। दानिश ने कहा, देखा आपने, हमारे दुश्मनों से मिल रही हैं। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि नसरीन ने असलम मर्चेंट से कुछ कागजात दिए, वही कागजात जो उन्होंने सबूत के तौर पर पेश किए थे, और बदले में शायद कोई फाइल उसे थमाई। फारिस के हाथ गुस्से से कांपने लगे। उसने मेज पर मुक्का मारा। ये औरत, ये मेरे फूफो है। उसने हमारे साथ ये खेल खेला। दानिश ने ठंडे लहजे में कहा, उसने ज़ारा भाभी के वालिद को उसी होटल में किसी बहाने से बुलाया होगा ताकि इनकी तस्वीरें ले सके, और फिर खुद हमारे दुश्मन से मिलकर ये झूठे सबूत तैयार किए। इसका मकसद साफ था भाई। वो ज़ारा भाभी को इस घर से निकालना चाहती थी ताकि सोनिया की शादी आपसे या मुझसे करवा सके। वो इस दौलत पर कब्जा चाहती थी। फारिस का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर इससे ज्यादा उसके दिल में अपनी बीवी के लिए शर्मिंदगी थी। उसने ज़ारा के साथ क्या कर दिया था? फारिस ने फौरन दानिश को देखा। दानिश, अभी इसी वक्त ज़ारा के वालिदैन को फोन करो। उनसे कहो कि मैं फारिस से और उनसे फौरी तौर पर मिलना चाहता हूँ। उनसे कहना कि उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। दानिश ने फौरन फोन मिलाया। फारिस अपनी जगह से उठा और लाउंज की तरफ बढ़ा। उसने अपनी माँ को आवाज दी, अम्मा, बाबा, फुप्पो और सोनिया को फौरन लाउंज में लाए। कहें कि मैंने असलम मर्चेंट वाले केस में मुजरिम को पकड़ लिया। लाउंज में सब इकट्ठे थे। फारिस के वालिद गुस्से में बैठे थे।
नसरीन और सोनिया के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। उन्हें लगा कि आज फारिस ज़ारा को तलाक देने का ऐलान करेगा। फारिस की माँ तस्बीह पढ़ रही थी। ज़ारा को भी उसकी सास ने कमरे से लाकर एक कोने में बिठा दिया था। वो एक बेजान गुड़िया लग रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और ज़ारा के वालिदैन अंदर दाखिल हुए। वो गुस्से परेशानी के आलम में थे। ज़ारा के वालिद ने आते हुए कहा, अब और क्या बेइज्जती बाकी रह गई है? फारिस मियाँ, जो हमें यहाँ बुलाया है? फारिस के वालिद भी खड़े हो गए। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था ना। फारिस ने अपने वालिद को हाथ के इशारे से रोका। बाबा प्लीज बैठ जाए, आज सच का दिन है। फारिस ने अपने लैपटॉप लाउंज की बड़ी स्क्रीन से जोड़ दिया। नसरीन ने तंजिया कहा, अरे वाह, आज तो पूरा खानदान इकट्ठा करके तमाशा हो रहा है। फारिस ने उसकी तरफ सर्द निगाहों से देखा। तमाशा अब शुरू होगा पप्पो। उसने सबसे पहले वो ईमेल स्क्रीन पर दिखाया। बाबा, ये ईमेल देखे, ये अंकल ने आपको भेजी थी, आपको असलम मर्चेंट से खबरदार करने के लिए। फारिस के वालिद ने ईमेल पढ़ी। उनका चेहरा हैरत में बदल गया। ज़ारा के वालिद ने कहा ज़ारा के वालिद ने कहा, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी और तुमने मुझे ही चोर बना दिया। फारिस ने कहा, अंकल, असल चोर कोई और है। उसने अगली वीडियो प्ले की। सीसीटीवी फुटेज। सारा लाउंज साकित हो गया। सबने नसरीन को होटल में दाखिल होते देखा और सबने उसे असलम मर्चेंट से मिलते कागजात लेते देखा। नसरीन का रंग उड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। सोनिया ने खौफ से अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। दानिश ने बुलंद आवाज में कहा, ये सच है बाबा, फूफो ने हमारे दुश्मनों से मिलकर ये सारा जाल बिछाया था। इन्होंने ज़ारा भाभी के वालिद को फंसाया था कि ज़ारा को घर से निकाला जा सके और सोनिया सोनिया का रिश्ता पक्का हो सके। फारिस के वालिद का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी बहन की तरफ मुड़े। नसरीन, तुमने ये सब किया? मेरी पीठ में छुरा घोंपा? अपने भतीजे का घर बर्बाद करने की कोशिश की? नसरीन की जुबान लड़खड़ा गई। भाई भाई, ये झूठ है, ये सब मुझे फंसा रहे हैं। फारिस ने कहा, ये झूठ नहीं फूफो, ये सच है। आपका खेल खत्म हो गया। नसरीन और सोनिया का सर शर्म से झुक गया। फारिस के वालिद, जिनका सर हमेशा फख्र से बुलंद रहता था, आज शर्मिंदगी से झुके हुए थे। आहिस्ता से ज़ारा के वालिद के पास गए। उनके हाथ कांप रहे थे। भाई साहब, मेरे दोस्त, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी बहन की जान से मैं आ गया। मैं 40 साल दोस्ती पर शक किया। मैंने अपनी बेटी जैसी बहू पर जुल्म किया। मुझे माफ कर दो। ज़ारा के वालिद की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने अपने दोस्त को गले लगा लिया। देर से ही सही, सच सामने आ गया। फारिस की मां रोते हुए ज़ारा की मां से माफी मांग रही थी। पूरे कमरे की नजरें फारिस और ज़ारा पर थी। फारिस, जो इतनी देर से चट्टान की तरह खड़ा था, आहिस्ता से ज़ारा की तरफ बढ़ा। ज़ारा वहीं बैठी रो रही थी। फारिस ने सबके सामने अपने बाप, अपनी माँ और अपने ससुराल वालों के सामने झुककर ज़ारा का हाथ थाम लिया। ज़ारा ने चौंक कर अपने आंसू से भरे चेहरे को उठाया। फारिस की आंखों में आज ना गुस्सा था, ना संजीदगी। आज वहां सिर्फ पछतावा था। उसे भराई हुई आवाज में कहा, ज़ारा, तो तुम्हारे तुमसे ईमानदारी का वादा किया था। मैंने तुमसे एतबार का रिश्ता मांगा था, लेकिन जब इम्तिहान का वक्त आया तो मैंने सबूतों पर नहीं, शक पर एतबार किया। मैं तुम्हारी सच्चाई पर नहीं, अपनी पुप्पो के झूठ पर यकीन किया। मैंने तुम्हें तुम्हारे अपने खानदान से बात करने से रोक दिया। मैंने तुम्हें वो दर्द दिया जिसकी तुम हकदार नहीं थी। ज़ारा, मैं सबके लिए तुमसे अपनी शक, अपने सख्त रवैये और अपने हर उस अल्फाज की माफ़ी मांगता हूँ जिसने तुम्हारे दिल को दुखाया। ज़ारा की आंखों से आंसू बहते रहे। उस आदमी को देख रही थी जिसने आज सबके सामने अपनी गलती मानकर उसका मान रख लिया था। उसने अपना दूसरा हाथ फारिस के हाथ पर रखा। मैंने आपको माफ़ किया फारिस। ज़ारा के उन अल्फाज के साथ लाउंज में रुकी हुई सांसें बहाल हुई। फारिस ने तशक्कुर भरी निगाहों से अपनी बीवी को देखा। यह उसका खामोश रिश्ता आज सच और एतबार की कसौटी पर पूरा उतरकर कुंदन बन चुका था। फारिस के वालिद इशफाक साहिब अपने समधी अनवर सर को गले लगाए खड़े थे। अनवर, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे किस जुबान में माफ़ी मांगूं। मैंने अपनी बहन के झूठ पर यकीन करके तुम्हारी और अपनी बेटी की जिंदगी अजाब बना दी। अनवर साहब ने उनकी पीठ थपथपाई। बस करो इशफाक, सच सामने आ गया है ना, यही बहुत है। दोस्तियां इतनी कमजोर नहीं होती कि एक साजिश से टूट जाए। इशफाक साहब ने मुड़कर अपने छोटे बेटे को देखा, जिसकी वजह से आज उनका मान, उनकी दोस्ती, उनका घर बच गया। दानिश बेटा, आज अगर तुम ना होते तो मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता। तुमने इस घर की इज्जत बचा ली। दानिश, जो अब तक खामोशी से अपने भाई और भाभी की इस जीत को देख रहा था, मुस्कुराया।
اس کی نظریں مایا پر تھی جو اپنے والدین کے پیچھے کھڑی نم آنکھوں سے اپنی بہن کو خوش دیکھ رہی تھی۔ بابا، یہ سب میں نے نہیں کیا۔ اگر سچ ڈھونڈنے میں میرا کسی نے ساتھ دیا تو وہ مایا تھی۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کیا جب اس کے پاس مجھ پر بھروسہ نہ کرنے کی ہزار وجوہات تھی۔ ماحول جو گھٹن، شک اور نفرت سے بھرا ہوا تھا اب مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ دانش نے محسوس کیا کہ یہی صحیح وقت ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ بابا، انکل انور، اس نے دونوں بزرگوں کو مخاطب کیا۔ فارس کے والد نے کہا، بیٹا بولو۔ دانش نے ایک لمبا سانس لیا۔ بابا، انکل، جب یہ سارا طوفان برپا تھا تو میں نے اور مایا نے صرف سچ نہیں ڈھونڈا بلکہ ایک دوسرے کو بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ اس گھر میں ایک رشتہ شک کی بنیاد پر ٹوٹتے ٹوٹتے بچا ہے، لیکن ایک رشتہ اعتبار کی بنیاد پر بنا بھی ہے۔ سب لوگ، خاص طور پر فارس اور زارا، حیرت اور خوشی کی ملے جلے تاثرات سے دیکھنے لگے۔ نسرین اور سونیا جب تک شرمندگی سے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، چونک کر دانش کو دیکھا۔ دانش نے مایا کے والد کی طرف دیکھا۔ انکل، میں مزید کوئی تمہید نہیں باندھوں گا۔ میں سب کے سامنے آپ سے اپنی بھابھی کی بہن یعنی کہ مایا کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے پھر خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی حیرت کی نہیں، ایک خوشگوار توقع کی تھی۔ مایا نے شرم سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ سونیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ اس کی دوسری اور مکمل شکست تھی۔ اس سے پہلے کہ انور صاحب کچھ کہتے، زارا آگے بڑھی۔ وہ اپنے والد کے پاس آئی۔ بابا، میں دانش کو جانتی ہوں۔ ان دونوں میں جب میرے اپنے شوہر نے مجھے شک کیا، اس اجنبی دیور نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ اس نے نہ صرف میری بلکہ اس گھر کی خوشیوں کو بچایا۔ جو انسان سچ کے لیے اپنے پورے خاندان کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، وہ آپ کی بیٹی کو کبھی دکھ نہیں دے سکتا۔ مجھے یقین ہے یہ مایا کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ فارس نے بھی فوراً اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بابا، انکل، میں اپنے بھائی کا ضامن ہوں۔ یہ مجھ سے زیادہ سمجھدار اور دل کا سچا ہے۔ اس کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ اشفاق صاحب نے اپنے دوست انور صاحب کی طرف دیکھا اور ہنس پڑے۔ بھائی صاحب، لگتا ہے تقدیر ہم دونوں کو اور مضبوط باندھنا چاہتی ہے۔ ایک بیٹی نے گا کر اس گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیا، اب دوسری اس گھر کو بسانے آ رہی ہے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو اس رشتے کو قبول کر لیں۔ انور صاحب نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ انہوں نے دانش کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، جس طرح تم نے سچ کا ساتھ دیا ہے نا، مجھے یقین ہے تم رشتے کا بھی ساتھ نبھاؤ گے۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے تم سے بہتر ساتھی نہیں مل سکتا۔ ہمیں یہ رشتہ خوشی خوشی قبول ہے۔ یہ سننا تھا کہ ماحول میں مبارکباد کا شور گونج اٹھا۔ فارس کی ماں جو اب تک خاموش کھڑی رو رہی تھی آگے بڑھی اور انہوں نے مایا کو گلے لگا لیا۔ زارا اپنی بہن کے گلے ملی۔ دانش مسکراتا ہوا مایا کے پاس آیا۔ سنا تم نے؟ اب کہاں بھاگ کر جاؤ گی مجھ سے؟ مایا نے شرم سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کہاں بھاگ رہی تھی، میں تو بس… دانش نے شرارت سے کہا، بس کیا؟ انتظار کر رہی تھی کہ میں کب سب کے سامنے اعتراف کروں گا؟ مایا نے ہلکی سے اس کے بازو پر چوٹ کی۔ دانش ہنس پڑا۔ زارا نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ فارس نے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لگتا ہے اس گھر میں اب شرارتوں اور نوک جھوک کی کمی نہیں ہوگی، زارا نے اپنی شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور محبت اور اعتبار کی بھی نہیں۔ یوں جس گھر کی بنیاد ایک اجنبی بندھن پر رکھی گئی تھی، آج وہاں دو دل سچی محبت اور پختہ اعتبار کے ساتھ دھڑک رہے تھے۔